भाई चाहे कोई बिजनेस हो या फिर कोई आम ट्रांजैक्शन हो, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मोड ऑफ पेमेंट इज चेक। ऐसे में चेक का बाउंस होना या चेक का डिसऑनर होना एक बहुत ही आम मुद्दा बन चुका है, लेकिन उसी समय में हम देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय भी है। अब ऐसे में क्या कानून है इससे जुड़ा हुआ, क्या प्रावधान है सजा का, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के उस सेक्शन की जिसमें यहां पर इस इशू को डील किया गया है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इनमें से किसी भी साधन से मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पार्टीज इन्वॉल्व की, यानी कि जब एक चेक बाउंस का मामला उठता है तो वहां पर कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहला तो ड्रॉअर होता है, ये वो व्यक्ति होता है जिसने चेक इशू किया था। मान लीजिए मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, मैंने सामान खरीदने के बाद आपको पेमेंट करनी है। अब मैंने पेमेंट करने के लिए मैंने यहां पर आपको चेक इशू कर दिया, तो मैं क्या हो गया, मैं यहां पर ड्रॉअर हो गया। अब मैंने चेक इशू करके क्या किया, मैंने चेक इशू करके अपने बैंक से कहा कि भाई मेरे खाते से पेमेंट निकालकर आपको दे दी जाए। मैंने जिसको इंस्ट्रक्शन दी यानी कि जिसको कहा वो है ड्रॉई। ड्रॉई कौन हो गया, ड्रॉई हो गया मेरा बैंक, जिसको मैंने ये इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि भाई मेरे खाते से पेमेंट निकालकर दूसरे व्यक्ति के खाते में डाल दी जाए या दूसरे व्यक्ति को कैश दे दिया जाए। अब जिसके नाम पर हमने ये चेक इशू किया था यानी कि जिसको पेमेंट जानी है उसको हम यहां पर कहेंगे पेई। पेई वो व्यक्ति है जिससे मैंने कोई सामान खरीदा या फिर जिससे मैंने पैसा उधार लिया था, अब मैंने उसे चुकाना है। बेसिकली पेई वो व्यक्ति होता है जिसके खाते में पेमेंट जानी होती है। अब ऐसे में इन 3 पार्टीज को देखने के बाद हम बात करते हैं हमारे अगले मुद्दे की, जो कि है सेक्शन 138 ऑफ दिस एक्ट, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सेक्शन 138 डील करता है एक बाउंस चेक के मामले से। अब क्या कहता है सेक्शन 138, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 138 कहता है जी कि where any check drawn by a person for a payment of any amount of money to another person for the discharge of any debt or other liability is returned by the bank unpaid because the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check, such person shall be deemed to have committed an offense and shall be कहा गया shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 2 years or with a fine which may extend to twice the amount of check or with both। लैंग्वेज तो पढ़ ली हमने कानून की। अब इसे आसान भाषा में अगर हम समझें तो भाई जिसने चेक इशू किया था, अगर उसका चेक बैंक ने लौटा दिया, मान लीजिए मैंने चेक इशू किया, आपको मैंने पेमेंट देनी थी, मेरे खाते में इनसफिशिएंट फंड है। अब मैंने आपको चेक इशू किया, बैंक ने आपका ये चेक एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहते हुए लौटा दिया कि मिस्टर एक्स के खाते में, जिसने ये चेक इशू किया उसके खाते में पेमेंट ही नहीं है या इनसफिशिएंट फंड पड़ा है, तो मैं यहां पर जिसने चेक इशू किया था मैं एक अपराधी हो जाऊंगा, मैं एक ऑफेंडर हो जाऊंगा। और यहां पर सेक्शन 138 क्या प्रावधान करता है, मुझे यहां पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। साथ में यही कहा गया है कि 2 साल की सजा हो सकती है या फिर मुझे फाइन भी यहां पर लगाया जा सकता है। कितना फाइन होगा, मान लीजिए मैंने 1000 का चेक इशू किया था तो 2000 रुपए तक का फाइन मुझे लगाया जा सकता है, यानी कि अमाउंट ऑफ द चेक का डबल फाइन मुझे यहां पर लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें भी मुझ पर इंपोज की जा सकती हैं, यानी कि सजा और फाइन भी मुझ पर इंपोज किया जा सकता है। अब एक चीज और यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि चेक जो बाउंस हो सकता है वो कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तब भी चेक बाउंस हो सकता है, या फिर एक्सपायर्ड वैलिडिटी ऑफ चेक हो। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ए ने बी को चेक इशू किया, ए ने बी को यहां पर चेक इशू किया, मान लीजिए 1 जनवरी 2022 के दिन यहां पर चेक इशू हुआ। अब चेक की जो वैलिडिटी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की रहती है, यानी कि चेक इशू होने के 3 महीने के अंदर अंदर बी को ये चेक जो है बैंक में लगाना होगा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो 3 महीने बाद ये जो चेक होता है ये एक्सपायर हो जाता है, इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। चेक बाउंस होने का ये दूसरा भी कारण हो सकता है कि ये 3 महीने के अंदर चेक ना लगा हो बैंक में, हो सकता है 5 महीने बाद बी ने चेक लगाया हो बैंक में पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो ये भी एक कारण हो सकता है चेक बाउंस होने का। फिर
ओवर राइटिंग, आपने चेक में जो लिखा है, मान लीजिए आपने 10,000 लिखा, तो आपने पहले 10 लिखा, फिर आपने उसके ऊपर दूसरी बार 10 लिखा, इस तरह से ओवर राइटिंग हो गई। ये भी एक कारण होता है चेक बाउंस होने का। सिग्नेचर मिसमैच, यानी कि आपके जो कंप्यूटर में सिग्नेचर आपके दिखा रहा है बैंक जिसने चेक यहां पर इशू किया, मान लीजिए मैंने यहां पर चेक इशू किया, मेरे साइन जो है कंप्यूटर में इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन मैंने चेक के ऊपर इस तरह से कर दिए, अब सिग्नेचर मिसमैच हो गया। ये भी एक कारण हो सकता है। मिसमैच ऑफ द अमाउंट एंड डिजिट, आप देखिए सबसे पहले फोटो पे अगर चलें तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं अमाउंट भी लिखता हूं एंड यहां पर डिजिट में भी मैं अपना जो अमाउंट होता है वो लिखता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी यहां पर मैंने लिखा एंड यहां पर डिजिट में भी मैं लिखता हूं। सो अगर मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा 10,000 एंड यहां पर मैंने 10,000 की जगह पर 1 लाख यानी कि 0 एक एक्स्ट्रा लगा दी, तो क्या होगा, अमाउंट मिसमैच हो गया। सो ये भी एक कारण हो सकता है चेक मिसमैच का या चेक बाउंस का। पर सेक्शन 138 कहां पर लगेगा, सेक्शन 138 सिर्फ उन्हीं केसेस में लगेगा जहां पर चेक बाउंस हुआ हो ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड्स। बाकी के जो केसेस हैं, ये जो केसेस हैं, इनमें सेक्शन 138 नहीं लगता। इसमें और प्रावधान है जिनकी हम बाद में बात करेंगे। आज की हमने जो मुद्दा उठाया है वो है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से अगर चेक बाउंस हो जाए। अब ऐसे में क्या आपका पहला कदम होना चाहिए, क्या आप जाते ही, अगर मान लीजिए आपका चेक बाउंस हो गया, क्या सबसे पहले आप सीधा कोर्ट में चले जाएंगे केस करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना रहता है अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो। सबसे पहले तो ये कि जब एक चेक बाउंस होता है तो जिस बैंक में ये चेक बाउंस हुआ वो बैंक आपको एक मेमो इशू करेगा, यानी कि एक रिटर्न स्टेटमेंट देगा जिसमें ये लिखा होगा कि भाई ये जो चेक आप लेकर आए थे ये बाउंस हो चुका है। अब ये एक प्रूफ की तरह आपको संभाल के रखना होगा क्योंकि ये जो होता है ये काम आएगा आपके केस में। दूसरी बात ये कि जब चेक बाउंस हो गया, मान लीजिए चेक आपका बाउंस हुआ 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2022 को चेक बाउंस हुआ। अब 3 जनवरी 2022 के विद इन 30 डेज, यानी कि 3 जनवरी 2022 से लेकर आप मान लीजिए 1 जनवरी 2022 के अंदर अंदर आपको यहां पर क्या करना होगा, विद इन 30 डेज आपको एक नोटिस यहां पर भेजना होगा। किसको? आपको एक नोटिस भेजना है उस व्यक्ति को, यानी कि ड्रॉई को, जिसने ये चेक इशू किया था। इस नोटिस में आप आराम से उसको सिर्फ प्लेन लैंग्वेज में भी बेशक अपने हाथ से भी लिख दो कि भाई आपका जो चेक था वो बाउंस हो चुका है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, कृपया करके विद इन 15 डेज आप हमें पेमेंट का भुगतान करें। अब ये नोटिस देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बारी जो इनसफिशिएंट फंड था इसके बारे में चेक इशू करने वाले को भी नहीं पता होता। मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है, मेरी वाइफ के साथ मेरा जॉइंट अकाउंट है। अब मेरे को नहीं पता था कि उसमें पैसा नहीं है और मेरी वाइफ ने उसको निकाल लिया है किसी पर्पस की वजह से, और मैंने अपने दोस्त को या किसी व्यक्ति को मैंने चेक इशू कर दिया। अब इसमें मेरे को मेरी मेरी ऑनेस्ट मिस्टेक है यहाँ पर, एंड मुझे पता ही नहीं था कि मेरे खाते में पैसा नहीं है क्योंकि निकल चुका पैसा। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मेरा जो वो व्यक्ति जिसके साथ मेरी डील चल रही है वो मुझे एक मौका और देगा कि भाई देखो, हो सकता है गलती से तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है, 15 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, प्लीज इसको पैसा डालो या फिर मुझे पेमेंट का भुगतान करो। सो बेसिकली प्रावधान रहता है यहां पर कि भाई विद इन दी 30 डेज ऑफ चेक बाउंस, यानी कि जब चेक बाउंस हुआ उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप एक नोटिस दोगे उस व्यक्ति को, ड्रॉअर को जिसका चेक ये था। आप उसको 15 दिन का यहां पर टाइम दोगे, आप यहां पर उसको 15 दिन का टाइम दोगे एंड उन 15 दिन में उस व्यक्ति को आपको पेमेंट करनी रहेगी। अब मान लो कि वो 15 दिन भी पूरे हो गए, अब यहां पर आपने उसको 15 दिन का टाइम दिया था कि भाई 15 दिन है तुम्हारे पास, तुम पेमेंट कर दो। अब मान लो उसने 15 दिन में आपको पेमेंट नहीं की। अब जिस दिन वो 15 दिन पूरे हुए, 16वें दिन से लेकर फिर तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम यहां पर होगा, यानी कि 16th डे से अगले 30 दिन तक आपको यहां पर दोबारा टाइम मिलेगा एंड इन 30 दिन में आप जो है जाकर केस फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 138। अगर हम इसको टाइमलाइन की तरह देखें तो मान लीजिए आज आपका चेक जो है बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के विद इन 30 डेज आप यहां पर क्या करोगे, नोटिस इशू करोगे। नोटिस में क्या कहोगे, 15 डेज का टाइम दोगे। तो मान लीजिए ये 15 डेज भी बीत गए। अब यहां से जो अगले 30 दिन शुरू होंगे, इन 30 दिन के अंदर अंदर जो है आप यहां पर क्या करोगे, इन 30 दिन के अंदर अंदर आप यहां पर केस फाइल करोगे एंड जाकर केस फाइल करके सेक्शन 138 में आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे एंड जाकर केस फाइल करेंगे।
एक चीज और यहां पर जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमने एक शब्द पढ़ा सेक्शन 138 में कि भाई सेक्शन 138 में हमने क्या पढ़ा, दैट द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी, यानी कि आप सेक्शन 138 के अंदर केवल और केवल तभी यहां पर केस फाइल कर सकते हो जब वो चेक आपको दिया गया था फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी, यानी कि ए ने बी को चेक दिया था क्योंकि ए जो है बी का कोई कर्जदार था, ए यहां पर बी से कोई कर्ज लिया हुआ था या फिर कोई और लायबिलिटी थी, कोई उधार था। अब मान लो ए ने बी को यहां पर कोई कर्ज नहीं देना था, ए ने यहां पर बी को कोई गिफ्ट दिया, कोई डोनेशन दी या कुछ ऐसा कि उसकी लायबिलिटी नहीं थी। अब ऐसे मामले में अगर चेक बाउंस हो गया तो सेक्शन 138 में ये फॉल नहीं करता एंड बी यहां पर जाकर केस फाइल नहीं कर सकता इन केस ऑफ डिसऑनर। सेक्शन 138 में ये स्पष्ट कहा गया है कि भाई केवल और केवल डिसऑनर का मामला तभी आएगा जब चेक बाउंस हुआ हो फॉर उस केस में जहां पर कोई लायबिलिटी थी या फिर यहां पर क्या था, यहां पर कोई डेट था। अगर ए ने बी के साथ वैसे ही व्यवहार में कोई गिफ्ट दे दिया, मान लीजिए मैंने अपने ब्रदर को 1 लाख रुपए का चेक काट के कहा कि भाई ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम एंजॉय करो, अब वो हो गया डिसऑनर। अब ऐसे में वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई मेरी लायबिलिटी थोड़ी ना थी या मेरा कोई डेट थोड़ी ना था, यहां पर तो मैंने एक गिफ्ट दिया था या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने डोनेशन दे दी। अब ऐसे में अगर चेक बाउंस हो गया तो यहां पर सेक्शन 138 का मामला नहीं बनेगा, सो वो व्यक्ति यहां पर केस फाइल नहीं कर सकता। अब दूसरी बात ये कि क्या मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि मैं मजिस्ट्रेट के पास जाकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग वहां पे शुरू करूं? नहीं, यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा आप यहां पर आईपीसी की धारा 420 या 406 में भी एक क्रिमिनल मामला फाइल कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको चेक दिया था और वो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो गया है। सेक्शन 406 यहां पर बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, यानी कि एक ऐसे धोखे की जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, एक बहुत ही बड़ा धोखा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको प्रावधान है यहां पर कि 3 साल की सजा उस व्यक्ति को मिल सकती है या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीजें उसको इंपोज की जा सकती हैं। सेक्शन 420 जैसे कि हमें पता ही है कि वो चीटिंग और डिसऑनेस्टी से जुड़े हुए मामलों में यहां पर सजा का प्रावधान करता है, क्योंकि जिसने आपको चेक काट कर दिया और उसकी जो इंटेंशन आप प्रूव कर दो कि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, वो जानबूझकर यहां पर मुझे चेक ऐसा इशू कर रहा है जिसकी वो पेमेंट करना नहीं चाहता, ऐसे में यहां पर 420 का मामला भी बनता है एंड यहां पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहां पर चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जाके केस फाइल कर दो या फिर आईपीसी के मामले में भी आप यहां पर केस फाइल कर सकते हो, यानी कि आईपीसी के तहत भी यहां पर केस फाइल किया जा सकता है इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक या फिर चेक बाउंस के मामले में। सो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।